Beats by Dallas make it hurt. सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। आज आई एम बैक विद अनदर वीडियो और ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं जिसके बेसिस पे हमें कॉलेज मिल रहा होता है, लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट, उनको हम हमारा जो नया पैटर्न है, जो हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है, आई होप तुमको उसके बारे में पता होगा, राइट। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारा पहले का पैटर्न क्या था? हमारा पहले का पैटर्न था कि हमारा ईयर हो जाएगा, हमारा जो ईयर हो जाएगा एकेडमिक ईयर, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और उसकी एंड में हमारी होगी एग्ज़ाम। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये पैटर्न चेंज हो चुका है। अब क्या हो रहा है? अब हमारा जो मिड टर्म है, ठीक है, हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम है, राइट, उसे दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया गया है, एक मिड टर्म में एंड एक मिड टर्म को बेसिकली उन्होंने टर्म 1 लिखा है, तो हम भी वही लिख देते हैं यार। वो लोग मिड टर्म को क्या बोलते हैं? टर्म 1 बोलते हैं, ठीक है। तो एक है हमारी टर्म 1 एंड एक है हमारी टर्म 2। इस तरीके से जो है उन्होंने ब्रेकेज कर दिया है। अगेन टर्म 1 का जो ब्रेकेज है दैट इज़ 50% एंड टर्म 2 का जो ब्रेकेज है दैट इज़ 50%, ठीक है। टर्म 1 में जो 35% आएगा वो तुम्हारा किसका होगा? दैट विल बी ऑफ थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन मतलब कि प्रैक्टिकल्स के अलावा वाला जितना भी पार्ट है। ऑब्वियसली इस थ्योरी में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो पैटर्न होगा ये होगा MCQ बेस्ड। यहाँ पे टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट्स का, ठीक है। और जो बचा हुआ 15% है, ये क्या होगा तुम्हारा? प्रैक्टिकल। ये क्या होगा तुम्हारा? प्रैक्टिकल। सिमिलरली टर्म 2 में भी सेम ब्रेकेज है, 35 थ्योरी, 15 प्रैक्टिकल। लेकिन यहाँ पे जो 35 थ्योरी है, यहाँ पे 2 आवर्स का तुम्हारा पेपर जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। 2 आवर्स का पेपर लिया जाएगा और ये जो होगा दिस विल बी थ्योरेटिकल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो MCQ है वो जो है नहीं आने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से अब बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया जो एग्जाम है वो 2 बार हो गई है, यानी कि अब ज़्यादा बार एग्जाम्स हो रही है। तो पहले तो बच्चे क्या करते थे कि एंड में पढ़ लेते थे, तो अब हमें क्या साल भर स्कूल के एग्जाम्स का पढ़ना पड़ेगा। तो इन्हीं सभी क्वेरीज का आंसर करने के लिए यार मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम एक बात समझो, ठीक है। सबसे पहले एक बात समझो, हमारी जो कंपटीशन होती है, राइट, लाइक जेई मीन्स, ठीक है, एंड इसके अलावा जो भी दूसरी एग्जाम्स होती है तुम्हारी, जो स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, उन सभी की भी बात कर रहा हूँ। बट ये जो है थोड़ी फेमस एग्जामिनेशन है, इसलिए इनका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन होती है, इनमें जो सिलेबस आता है वो 11th का भी आता है एंड 12th का भी आता है, राइट, ठीक है। एंड मोर और लेस जितने भी बच्चे जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं वो 11th को काफ़ी लाइट लेते हैं। लाइट लेना मतलब हल्का लेना, ठीक है। मतलब कि 11th का जो है उसमें लोड नहीं लेते। दे प्रिपेयर फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, एंड उसके बाद उन्हें कॉन्फिडेंस होता है कि यार 11th की स्कूल एग्जाम में वो इतना तो कर देंगे कि दे विल स्कोर अच्छा मार्क्स, लाइक मोर देन 90%, ठीक है। तो ऐसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि जो 11th क्लास है उसको पूरा नेग्लेक्ट कर दो। हम समझेंगे पहले हमारा एम क्या है। काफ़ी बच्चों का एम होता है दे वांट टू गो सम इंस्टीट्यूशन जो कि अब्रॉड में है, लाइक जर्मनी एंड ऑल। तभी देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस जो कि तुम्हारी जो 11th क्लास की मार्कशीट है वो सब भी मांग लेते हैं यार। तो ऐसे में यू हैव टू टेक केयर कि जहाँ पे तुम जाना चाहते हो, ठीक है, जहाँ पे तुम जाना चाहते हो वहाँ पे 11th की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। हमारे इंडिया में, ठीक है, जो हमारे कॉलेजेस हैं लाइक IITs, NITs, बिट्स, ठीक है, एंड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ भी मोस्टली बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यार मेडिकल वालों का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। मेरा खुद का सब्जेक्ट PCM था यार, तो इस वजह से तुम मेडिकल वाले थोड़ा सा यार इस बारे में रिसर्च कर सकते हो। वहाँ पे क्या होता है, तुम्हारी जो 11th होती है उसकी जो राइट, उसमें बस पास होना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बट मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम जेई मेंस एंड एडवांस की अच्छे तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे 90% तो तुम्हारे वैसे भी शॉर्ट है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कि तुम मेहनत मत करो अगर तुम्हारा पूरा एम है कि तुम्हें इन जगहों पर जाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टाइम बचेगा। 11th इज द टाइम जहाँ पे हम हमारे जो कॉम्पिटिशन है उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम 11th में पढ़ लेते हैं तो 12th में हम बहुत बड़ी भीड़ के आगे हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तो तुम्हारी स्कूल एग्जाम्स हैं उस पर तुम थोड़ा कम फोकस 11th में कर सकते हो,
ट्वेल्थ में तो खैर क्या हो जाएगा, बोर्ड्स आ जाएगी हमारी, ठीक है, तभी जो परसेंटेज वाला चीज़ है, पड़ोसी वाली आंटी हमारे परसेंटेज पूछ रही होगी यार, तो वहाँ पे हमें मेहनत करना ही पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें कहीं पर मेहनत बचानी है और जेई मेंस, एडवांस, नीट जैसे एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम देना है, तो वो है क्लास 11th, ठीक है। अब इसके बाद भी कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने सोच रखा होता है कि भैया मुझे तो स्कूल का ही पढ़ना है, क्योंकि उन्हें यार इन सब जगहों पर नहीं जाना होता, उन्होंने प्लान कर रखा है कि होता है कि यार वो या तो इधर जाएंगे तो वो ड्रॉप लेके पढ़ाई करेंगे, या फिर उन्हें कोई अब्रॉड के कॉलेज में जाना होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर तुम ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो यार अगर मैं फिर से बोलूंगा कि 2 साल इज अ सफिशिएंट टाइम, तुम इन सारी एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हो काफी अच्छे से। तो यार ये वाला डिसीजन तुम फिर से रिकंसिडर करो, अभी भी बहुत सारा टाइम है, तुम ये दोनों चीजें साथ में कर सकते हो, ठीक है। अब जो बच्चे हैं जिनको अगेन खाली 11th पे फोकस करना है, तो वो लोग तो यार सबसे पहले क्या करेंगे, वो लोग एनसीईआरटी जो है उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एंड उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की, ठीक है। और यही सारी चीजें बायो वालों को भी करनी है, लेकिन उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए करनी है। बायो के लिए मैं चीजें नहीं बोल सकता क्योंकि वो मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद उन्हें क्या करना है, उसके बाद एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, वो क्या करनी है, तुम्हें सॉल्व करनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हमारा जो पैटर्न है एमसीक्यू का जो आएगा, उसमें हमें 3 टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। एक होगी हमारी नॉर्मल थ्योरेटिकल वाली, ठीक है, एक हमारी केस स्टडी टाइप्स होगी, एंड एक हमारी होगी असर्शन रीजनिंग वाली, ठीक है। तो यार हमारी जो एग्जाम्पलर है वहां पे तुम्हें असर्शन रीजनिंग वाले भी सवाल देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब तुमने ये दोनों चीजें कर ली हैं, और तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, और तुम चाहते हो कि यार तुम थोड़ा बहुत जेई मेंस एंड नीट और इन सब एग्जामिनेशंस का भी पढ़ लो, तभी तुम क्या करोगे, अगर तुम एक जेई एस्पिरेंट हो तो तुम्हें क्या करना है, जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये मैं किन लोगों के लिए बता रहा हूं, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो चाहते हैं स्कूल का कम पढ़ना, ठीक है। जो बच्चे पूरा आईआईटीज एंड एनआईटीज के लिए पूरा इंक्लाइंड है, कि उनको पता है यार कि वो 2 साल बाद उन्हें इन्हीं जगहों पर जाना है, जिनका माइंडसेट पूरा क्लियर है, उन लोगों के लिए मैं इसके बाद बताऊंगा उन्हें क्या करना है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा मिनिमम सा रिक्वायरमेंट बता दिया है कि अब तुम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, तो इससे तुम्हें ये जो तुम्हारी जो सेम टर्म वन है, राइट, जिसमें 35 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, उसमें भी तुम्हें हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। प्लस क्या होगा कि आगे जाके जब तुम इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करोगे, तब भी तुम्हें क्या मिलेगा, एक एज मिलेगा, क्योंकि तुमने यार उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के रखे हैं। एंड बिलीव मी, ये जो जेई मेंस है ये स्कूल एग्जाम से हाँ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है यार जो कि एकदम ही अनसॉल्वेबल है, ठीक है। आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हो अगर आप चीज़ें सही तरीके से समझ के पढ़ेंगे। अब मैं उन बच्चों की बात कर लेता हूँ यार, जो जिनकी, देखो अभी मैंने किन बच्चों की बात करी, अभी मैंने उन बच्चों की बात करी जिनके लिए जो स्कूल है वो प्रायोरिटी है मेंस के ऊपर। अभी मैंने इन बच्चों के लिए बोला, मैंने बोला कि पहले एनसीईआरटी कर लो भैया, फिर एग्जाम्पलर कर लो, फिर टाइम बचे तो मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। और अगर मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर टफ लग रहे हैं तो नीट के फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, अगर पीसीएम का स्टूडेंट है तो, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से मेंस के लेवल से ईजियर होते हैं, राइट, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो। उसके बाद अब मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनके लिए जो जेई है, ठीक है, एडवांस मेंस केवीपीवाई जो भी एग्जामिनेशन होती है हमारी, वो जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे है स्कूल से, ठीक है। अब प्रायोरिटीज तो सेट करनी पड़ेगी भैया, कहीं ना कहीं तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम दोनों चीज़ें कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक ही चूज करना पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी प्रायोरिटी सेट करें, कहीं ना कहीं अगर हम किसी एक में भी बहुत अच्छा करेंगे तो मोस्टली हमारी दोनों जो है अच्छी होने वाली है, ठीक है। अगर जेई एडवांस एंड मेंस का कर रहे हो तो स्कूल वाली एग्जाम तुम्हें ऑब्वियसली इजी लगने वाली है, ठीक है। जो बच्चे स्कूल का ही पढ़ रहे होंगे तो देयर इज अ स्लाइट चांस कि उन्हें जो एडवांस वाला पेपर है और मेंस में अगर कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ गए तो उन्हें लग रहा होगा यार कि ये सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। लेकिन अगेन यार, अगर कोई बच्चा इन सभी की तैयारी कर रहा है और वो स्कूल एग्जामिनेशंस के पहले थोड़ा एनसीईआरटी टच करता है यार, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। तो ये मेरा रिकमेंडेड तरीका है, ठीक है। अब इसके तरीके से इसके लिए पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना है ताकि हमारी जो एग्जामिनेशन है स्कूल की वो भी मैच हो जाए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका सिंपल सा आंसर क्यों है कि हमारी जो टर्म 1 है भैया, जिसमें हमारा आधा सिलेबस आ रहा है, वो तो एमसीक्यू बेस्ड ही है, तो अगर मैं मेरा जो जेई एडवांस मेंस और केवीपीवाई के लिए मुझे जिस तरीके से पढ़ना था, जो वही भैया ने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, क्या था तरीका, सिंपल सा तरीका था। हमें क्या देखना है, भैया के लेक्चर्स देखना है, उसके बाद क्या करना है, हमें उनके नोट्स बनाने हैं, उसके बाद भैया ने क्लास में प्रॉब्लम्स बताई हैं वो करना है,
उसके बाद जो बुक की स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन होती हैं वो करना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी बुक की एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे हम दूसरी बुक्स में नहीं जाएंगे, कोई एक बुक चूज करेंगे स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की, सिंगेज यूज कर सकते हो, अरिहंत यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, एडवांस एंड मेंस दोनों के, एडवांस एंड मेंस दोनों के। ये तुम क्या करोगे, ये तुम करोगे साल भर। लेकिन जैसे ही तुम्हारी एमसीक्यू वाली एग्जाम आने वाली होगी ना स्कूल की, तभी तुम एनसीईआरटी की थोड़ा सा बैक एक्सरसाइजेस और उसकी रीड मार लोगे और देख लोगे कि तुम्हारा कुछ ये सभी करते टाइम मिस तो नहीं हुआ है जो एनसीईआरटी में देख रखा है, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारी जो जेई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन जो है वो तो बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, और उसके साथ ही तुम मेक श्योर करोगे तो तुम्हारी स्कूल में एमसीक्यू वाली एग्जामिनेशन हो रही है उसमें भी तुम पूरे नंबर लाओ, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए आसान हो गया, क्यों? क्योंकि टर्म 1 में अब वो एमसीक्यू पूछने वाले हैं, और एमसीक्यू की ही तो हम तैयारी करते हैं यार साल भर, ठीक है। तो यहाँ पे मुश्किल किन बच्चों के लिए हुई है, जो बच्चे खाली स्कूल के लिए पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न जो है वो बदला गया है, ठीक है। लेकिन अब टर्म टू में, ठीक है, टर्म 2 में थोड़ा सा मतलब लाइक 25 डेज इतना टाइम पहले हम निकाल लेंगे ताकि हम एनसीईआरटी देख ले और हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो देख ले, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि जो सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं वो हम लिख किस तरीके से सकते हैं, ठीक है। इन दिनों के पहले तो हमें ये सारी चीज़ें ही करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक बच्चा होगा जो बोलेगा कि भैया मैं तो ये सारी चीज़ें कर रहा था, उसके बाद मैंने 25 डेज आपने जो बोला वो करा, लेकिन मेरे तो नंबर ही नहीं आए। तो मैं बताता हूँ उसके नंबर क्यों नहीं आएंगे, उसने साल भर ये सारी चीज़ें पूरी शिद्दत से नहीं करी है। मैं बता रहा हूँ जो लेक्चर्स होते हैं उसके बाद उसके जो नोट्स तुम बनाते हो, फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं यही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होती हैं, ठीक है। अगर तुम इन्हीं को पूरी तरीके से समझ जाते हो ना तो यही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होती है। उसके बाद अगर तुम इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो ना तो बहुत कम चांसेस होती है कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन अटक रहा होगा उस चैप्टर से, लेकिन इनको बहुत बेहतरीन तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यही स्टेप्स होती हैं जो AIR 1, ठीक है, से लेके 10,000 जितने भी तुम रैंक सोच सकते हो वो सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सारे बच्चे यही सारी चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पे वो उनकी रैंक किस तरीके से डिसाइड होती है कि उन्होंने इसको करा कितने अच्छे से, करा कितनी ऑनेस्टी के साथ है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। और अगर यार अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि 11th क्लास जो है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसे बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो एग्जाम से 25 डेज पहले एनसीईआरटी रीड करे बिना भी स्कूल के एग्जाम्स में लाइक 90% के राउंड स्कोर कर सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि टेक रिस्क, इतना रिस्क ले लो, क्योंकि 25 डेज इज अ लॉट ऑफ टाइम जो कि तुम अपने हाथ से गवा दोगे स्कूल एग्जाम से वेस्ट करने के लिए। तो आई विल प्रेफर कि मैं उसे कंजर्व कर लूँ हमारी जो आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए। अगेन यार सिलेबस कुछ बहुत अलग नहीं होता है, ले दे के सिलेबस यही है। अगर तुम उन 25 डेज में स्कूल के लिए भी पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें जो तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए भी फायदा मिल रहा होगा। बट अगेन तुम जो है पॉइंट मेरा समझ चुके हो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, थोड़ी सी एक डायरेक्शन मिली होगी कि यार अब मैं मेरी प्रायोरिटी सॉर्ट आउट कर लूँ और उसके हिसाब से मैं मेरी जो पढ़ाई है वो किस तरीके से करना स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है यार। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर तुम्हें कुछ और डाउट्स है, अगर तुम्हें कुछ और इस टाइप की स्ट्रैटेजीज चाहिए तो यार प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। उससे मुझे आइडिया लग रहा होगा यार कि तुम्हारे जो कॉमन क्वेरीज है वो क्या है एंड उन्हें फटाफट जो है सॉल्व करते जाऊँगा, ठीक है। कर रहे हैं यार, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है उसको थोड़ी सी स्पीड लगाई जाए यार। तो आई रियली होप कि तुम लोग भी यार इसमें हमारी हेल्प करोगे यार। सो गाइज लेट्स रीच 50K एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।